राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी भारत का एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान है। एनआईटी पहले क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज आरईसी के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2002 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन 17 इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का स्तर बढ़ाकर इनका नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया। भारत में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण के स्तर, विद्यार्थियों की गुणवत्ता तथा प्लेसमेंट की दृष्टि से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी के बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी का ही नाम आता है। एनआईटी आईआईटी की तरह पूरे विश्व में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले अग्रणी संस्थानों में एक है। एनआईटी 2007 में बने नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट द्वारा संचालित है। इस एक्ट में इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। देश में कुल 31 एनआईटी कॉलेजेस हैं। वैसे तो प्रत्येक एनआईटी अपने आप में ऑटोनोमस है, पर ये सभी एनआईटी काउंसिल से जुड़े हैं जो इन सभी का प्रशासनिक कार्य देखता है। देश के सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। 31 एनआईटी कॉलेजों में कुल 21,133 सीट्स हैं। लाखों विद्यार्थी हर साल इन प्रतिष्ठित कॉलेजों में दाखिले के लिए परीक्षा देते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण एनआईटी में प्रवेश पाना बहुत कठिन है, पर जो पूरी तन्मयता के साथ एकाग्रचित्त होकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। बिहार के बेगूसराय जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक छोटे से बालक का सपना बड़ा था। पढ़ाई में तो शुरू से ही होशियार था ही, गणित उसे बहुत भाता था। वो घंटों गणित के सवाल हल करता रहता और उसके माता पिता हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते रहते। फिर क्या था, उस बालक ने जम के मेहनत की और उसका दाखिला एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हो गया। हाँ, उस बालक का नाम है शशि शर्मा। एनआईटी दुर्गापुर से बीटेक की पढ़ाई करने के बाद उन्हें सैमटेल एवियोनिक्स में बतौर इंजीनियर पहली नौकरी मिली। फिर उन्होंने एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में ज्वाइन किया। शशि एचसीएल के एम्बेडेड हार्डवेयर डिजाइन में सीनियर टेक्निकल लीड के पद पर कार्यरत हैं। इन दिनों वे सिंगापुर में हैं। शशि शर्मा आज इस मुकाम पर सिर्फ अपनी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से पहुंचे हैं। लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेलो बच्चों, आपको इंजीनियरिंग करियर से संबंधित सुझाव के लिए हमने आज आमंत्रित किया है एक बहुत ही कर्मठ मेहनती युवा इंजीनियर शशि शर्मा को, जिन्होंने एनआईटी दुर्गापुर से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया और आज एचसीएल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत हैं। सबसे मजे की बात यह है कि शशि शर्मा अभी सिंगापुर में हैं और आपसे बातचीत करने के लिए हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि। थैंक यू मैम, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ पा रही हूँ बच्चे आपको देखकर बहुत उत्साहित हो रहे हैं, इसलिए मेरा सबसे पहला प्रश्न है एनआईटी की तैयारियों को लेकर। किस कक्षा में इंजीनियरिंग के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए? मैम, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपको इंजीनियरिंग और साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक पैरेलल तैयारी हमेशा, जब से आप इस चीज को समझते हैं, वो हो जाती है। और विधिगत अगर जाए तो 12वीं 12वीं से आपको उसकी तैयारी उस डायरेक्शन में फोकस कर देनी चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट आपको एग्जाम देना होता है।
तो फर्स्ट थिंग इज दैट आप अपने सब्जेक्ट पे जो भी सब्जेक्ट आप मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस पढ़ते हैं, एज अर्ली यू शुड स्टार्ट योर वर्क ऑन दैट सब्जेक्ट। मतलब क्लास 10th जाते जाते थोड़ी देर हो जाएगी, उससे पहले ही? नो नो नो, मुझे नहीं लगता कि क्लास 10th पे आपको ये लोड होना चाहिए कि आपको इंजीनियरिंग के लिए भागना है। क्लास 10th तक आपको सिर्फ सब्जेक्ट पे लोड होना चाहिए। शायद हम बहुत 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 गलत दिशा में उस समय चले जाते हैं। अगर आपको 10वीं में सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, आपको किसी इंजीनियरिंग के प्रति उस समय ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। If your basics are right, then you are on a right track. अच्छा, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत जल्दी नहीं आना चाहिए। 10th में हम एक अपने जो कोर हमारे पेपर्स हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए और उसके बाद फिर डिसीजन लेना चाहिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए, राइट? यस। इंजीनियरिंग में जाने के लिए कौन कौन से विषय की पढ़ाई करनी पड़ती है और किस तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है? इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा आपकी नजर में आवश्यक क्या है? मेरी नजर में सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपको अपने सब्जेक्ट से लगाव होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग जाना है, तो आप बेसिक मैथ्स, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग की ब्रांच उसी से एक्सप्लोर होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक गणित, बेसिक फिजिक्स अच्छी है, तो आप उस डायरेक्शन में इंजीनियरिंग के थ्रू किसी भी दिशा में जा सकते हैं, वेदर इट्स पीएचडी, इस रिसर्च, आप सब जा सकते हैं। तो पहले आपको एक्नॉलेज करना होगा कि आपका झुकाव किस विषय की तरफ है। इफ इट इज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, आपको उस दिशा में जा सकते हैं, जिससे बहुत आयाम आगे खुलते चले जाएंगे। यानी दो जो विषय है वो बहुत अहम है, एक है मैथमेटिक्स और दूसरा है फिजिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री, पीसीएम, मतलब इनमें अगर है तो फिर इसमें आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे जो तैयारी होगी वो किस तरह से करनी चाहिए? मैम, अगर मेरा अपना सुझाव होगा किसी भी स्टूडेंट को, सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, गिव योर बेस्ट एट दैट सब्जेक्ट। उसके बेसिक्स को समझें। अगर गणित में कहता हूं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, तो वो बच्चा उस चीजों को समझे कि ये होता क्या है, जिससे वो इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी उसको इस्तेमाल कर सके, और जब वो इंजीनियर बने तो भी जीवन में जिंदगी भर उसको इस्तेमाल कर सके। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उन सब्जेक्ट के बेसिक्स को समझें। शायद कहीं ना कहीं रेस में हम भूल जाते हैं कि बेसिक्स जरूरत है, और जब आप एग्जाम देने बैठेंगे और ये एग्जाम के बाद कॉलेज देंगे या कॉलेज के बाद जीवन में कभी भी देंगे, वो बेसिक्स आपको हमेशा अपने हथियार की तरह काम आएंगे। तो आप 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, आप बेसिक्स को समझें। जैसे जोड़ घटाओ हमें जिंदगी भर काम आता है, वो बेसिक्स हमेशा आपको वहां से शुरुआत करनी होगी। मतलब कहीं भी जाए तो अगर हमारा फाउंडेशन या हमारा अगर बेसिक सही हो तो हम फिर आगे एक्सेल कर सकते हैं। जी मैम, जी बिल्कुल। ऐसे बच्चों के मन में, जो बच्चे भी आपको देख भी रहे होंगे, उत्साहित भी हो रहे हैं आपको देखकर, कहीं ना कहीं मन में एक घुसा हुआ है कि कोचिंग में जाना ही चाहिए और कोटा जैसे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप इंजीनियरिंग क्रैक कर सकते हैं। तो शशि, आपके विचार में क्या लगता है, क्या ये सच में आवश्यक है कि बच्चे पटना छोड़कर वो कोचिंग के लिए कोटा जाएं? क्या ये जरूरी है? अगर आप पटना जैसे शहर में हो और अगर आपका आसपास यहाँ, तो मुझे नहीं लगता ये आवश्यक है कि आप कोटा में ही जाएं। अब मेरा ये पर्सनल थॉट है कि अगर आप कोटा जाते हैं तो बहुत बड़े ग्रुप वहां स्टूडेंट है, लाखों में स्टूडेंट है, और जब लाखों में वो छोटा परसेंटेज भी जब बोर्ड पे दिखता है तो रिजल्ट आया। ऑब्वियस आपको एनवायरमेंट वहां मिलता है, टीचर मिलते हैं, पर आप जहां हो, मतलब मैं ऐसे शहर की बात कर रहा हूँ, पटना जैसे थोड़े उसके आसपास के जहां पे आप शायद आपको वैसे शिक्षक मिल जाते हैं। हेलो, पूरे बिहार की अगर हम बात करें, जैसे आप भी तो बिहार से ही हैं। हाँ, तो मैं बिहार की बात करूं तो पटना इज अ गुड ऑप्शन। आप अपने घर के पास हो। दूसरे पैरेलल जो चीज मैं समझता हूँ, आप एक मानसिक तनाव में नहीं हो जो बहुत दूर जाने से हो जाते हैं। सिर्फ पढ़ लेना ही एक एग्जाम में अच्छा करने का एक मात्र कारण नहीं होता। आप सिर्फ 10,000 लड़के, 20,000 लड़के ही बेस्ट एग्जाम में नहीं बैठते, उससे ज्यादा होते हैं। जो प्रेशर हम डाल देते हैं बाहर जाके, जब बच्चों को बाकी चीजें खाने की बासी, शायद वो जरूरत नहीं है कि एक जगह जाके केंद्रित कर दी जाए। ये मात्र इसमें सुधार हो सकता है, बट अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं सिर्फ कोटा जाके ही कर सकता हूं, तो शायद उसे रीथिंक करना चाहिए। और अगर वो
बेस्ट, आज के जमाने में बहुत बदलाव आ गया है, अगर वो बेस्ट रिसोर्सेज को लेकर बहुत प्रैक्टिस करता है तो उस चीज को कम किया जा सकता है। इवन इन पटना यू कैन डू बेस्ट। और जो दूर के बच्चे हैं, जैसे कोई अगर छपरा में है या फिर कोई भागलपुर में है, मतलब बिहार के जो दूर डिस्ट्रिक्ट्स के जो बच्चे हैं, तो क्या उन्हें वहां रह के पढ़ाई करनी चाहिए या फिर उनको फिर पटना आना चाहिए? मतलब बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं और बच्चों के साथ उनके माता पिता, अभिभावक लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर क्या करें। इसमें मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप जिस जिले में हो या जहां पे बेहतर है, अगर उसी बेहतर स्थिति में कुछ बच्चों ने वहां से निकाला है तो ऑब्वियस आपके पास भी रास्ता है उस रास्ते के थ्रू जाकर। तो अगर वो रास्ता है कल के पिछले 2 सालों 3 सालों में वहां रहकर कुछ बच्चों ने उसी व्यवस्था उसी शिक्षकों के साथ निकाला है, तो आप भी उस व्यवस्था में उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। यस, इट लिटिल बिट टफ, क्योंकि शायद एनवायरनमेंट मिलने में दिक्कत हो जाती है कई बार। तो कई बार आप आसपास में जो बेहतर जगह है, जहां पिछले कुछ सालों से बेहतर चीजें, वहां आप जा सकते हैं अगर आपके पास सारी सुविधाएं उस तरह की हैं तो। पर फिर भी एक रेस नहीं है। कोटा में मैं काफी शिक्षकों को जानता हूं जो मेरे दोस्त हैं वहां, तो ऐसा रेस नहीं है लाखों लाखों लड़के क्लासेस में और सब रिजल्ट निकाल देते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो प्रथम आपको अपने पे ही कॉन्फिडेंस रखना होगा। और यस, आप जहां भी शुरुआत करें, फिर आपको उसको बेसिक होता क्या है कि जब हम तैयारी करने जाते हैं, हम एससी वर्मा जैसे फिजिक्स की है, हम एक किताब से शुरुआत करते हैं, उसको नहीं समझते दूसरी किताब पकड़ लेते, दूसरी नहीं पकड़ते तीसरी पकड़ लेते हैं। तो ये बच्चों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप एक चीज को साध्य करें और उसी को साध जाएं तो रिजल्ट आएगा, बेहतर आएगा। क्योंकि एक होड़ है, प्लस एक प्रेशर भी होता है, आसपास में दोस्तों को देखते हैं तैयारी करते हुए, तो एक डर भी लगता है कि जब हम एक विषय को पढ़ना शुरू करते हैं, तो जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो केमिस्ट्री याद आती है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स। तो ये नहीं करके जैसे शशि आपने कहा कि बिल्कुल बेसिक में जब तक हम मास्टरी कर लेंगे, फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, तो उसके बाद ही फिर उसे और कदम बढ़ाना चाहिए। राइट? यस, यस मैम। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप बेसिक्स पे काम कीजिए। और आज कई कोचिंग्स क्रैश कोर्स चलाती हैं, कई ऑनलाइन भी होती, फिर आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप ऑनलाइन एग्जाम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को आकलन कर सके कि आप हैं कहाँ। पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दौड़ नहीं है। जिंदगी का एक एग्जाम, फिर मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि कोई एक एग्जाम आपको लास्ट तक निर्धारित नहीं करेगा। आपको बहुत मौके मिलेंगे जिंदगी में, जो भी बच्चे देख रहे होंगे। ये तो है ही, क्योंकि ऑनलाइन से तो हम सब कुछ जुड़े हैं। आप भी देखिए सिंगापुर से यहाँ जुड़ गए, तो ऑनलाइन में बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं जिसके कारण वो उसका फायदा उठा सकते हैं, खुद को असेस भी कर सकते हैं, प्लस ये आकलन भी हो जाएगा आखिर हम कहाँ तक पहुंचे। यस। आपकी तैयारी कैसी हुई थी? तो आप तो बेगूसराय से हैं, तो क्या आप बेगूसराय में रह के तैयारी किए थे? नहीं, मैम पटना आया था मैं, क्योंकि बेगूसराय में अभी भी छोटे शहरों में वो व्यवस्था ही नहीं है। आपके पास पर्टिकुलर शिक्षक नहीं है, उससे भी बड़ा माहौल नहीं है थोड़ा। तो मैं 10वीं तक बेगूसराय में था। मतलब आपको एक माहौल तैयार करना होगा। अगर वो माहौल तैयार हो जाता है तो जगह कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पे भी वो हो सकता है। और अगर कुछ बच्चे एक साथ जुट के एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी शायद बहुत हेल्प करेगा। अभी यही है, अब क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत परिवर्तित हो गई पिछले कुछ सालों में। अब हमारे पास उस समय कुछ नहीं हुआ करता था। आपको माहौल, अच्छे शिक्षक, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है वो भी पता लगता है। कई बार आप खुद पढ़ते रहते हो तो आप बहुत ऐसी चीजें पढ़ जाते हो जो जानकारी के लिए जरूरत है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में शायद आपको वहां नहीं रुकना है। आपको तीनों सब्जेक्टों में बराबर समय देना है। जैसे मैं अपना कहूं, मुझे फिजिक्स और मैथ बहुत पसंद थी, तो शायद केमिस्ट्री ने मुझे जहां भी दिक्कत थी केमिस्ट्री में नहीं हुई। तो उस तरह के आकलन भी आपको करने होंगे कि तीनों को बराबर देना है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, शुड बी 3। आपने बहुत अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग खराब की तो मैच हार सकते हैं। तो इट शुड बी बैलेंस्ड। बहुत अच्छी बात आपने कही। मतलब ये जरूरी है कि क्या पढ़ना चाहिए और ये भी बहुत जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम कभी हम ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है शायद कंपटीशन में, तो उसमें भी हमारा टाइम तो लिमिटेड है, टाइम हमारा वेस्ट हो ही जाता है।
एनआईटी आने के बाद आपने क्या बदलाव महसूस किया? कैसी रही इंजीनियरिंग की वहाँ की सफर? उस सफर में आपने बहुत सारे इंजीनियर्स जो बडिंग इंजीनियर्स उनसे मुलाकात हुई, कैसा रहा आपका लर्निंग वहाँ? मैम यस, मैं कहूंगा कि वो 4 साल सबसे बेहतरीन सालों में होते हैं जीवन के। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं एनआईटी में गया था, तो एनआईटी एट दैट टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हर स्टेट के बच्चे आते थे, फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लेकर उधर लक्षद्वीप, सारे कोटा हुआ करता था। और मतलब पूरा इंडिया हमने एनआईटी में देखा। मेरा रूममेट अंडमान से। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के लोग, डिफरेंट डिफरेंट, इंडिया में ही कितनी वैरायटी है और डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट। कोई इतना इंटेलेक्चुअल, आपको वो दायरा मिलता है कॉलेज में जाकर। टीम बिल्डिंग, कैसे आपको हॉस्टल शेयर करने हैं, कैसे आपको उनके साथ रहने हैं, कैसे आपको सेमिनार के लिए कुछ करना है, कैसे आपने कॉलेज में हम इवेंट्स में हुआ कर कितने इवेंट्स करवाते हैं, वो इंजीनियर बिल्डिंग के साथ आप एक कैसे तैयार होते हो आगे जीवन के लिए, वो आप सब्जेक्ट भी सीखते हो। तो ओवरऑल आयाम आपको क्रिएट, आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलप करता है आपका कॉलेज, वो कोई सा भी कॉलेज हो। शशि, कुछ ऐसा अनुभव जो आप हमारे बच्चों के साथ बांटना चाहेंगे जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित हों? कुछ ऐसा आपने सीखा या कुछ ऐसी गलती आपने की जो हमारे बच्चे ना करें, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते हैं और उन गलतियों से कुछ सीखते हैं। तो कुछ ऐसा कि वो 4 साल की पढ़ाई में, उन 4 साल में गलतियां बच्चे या मैंने भी एज ए स्टूडेंट किया, थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज में वो इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव कम होता चला जाता है। झुकाव का मीन्स आप बाकी चीजों को बहुत समय देते हैं जो जरूरी है, पर कहीं ना कहीं आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपने लिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे सिविल हो, वो ध्यान ओवरऑल इंजीनियरिंग कॉलेजों में कम हो जाता है बच्चों को, क्योंकि आप अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा बांट देते हो। तो अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ाई मतलब मैं नहीं कहूंगा सब्जेक्टिव नॉलेज पे, पर थोड़े प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होके आपको बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। दुनिया आज प्रैक्टिकल आपको करनी होगी। आज ये जूम है, आज हम जो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पिछले 15 साल 20 सालों में इंजीनियरिंग का बहुत हुआ है। रोबोटिक्स है, आपको अगर रोबोटिक्स के लिए क्रेज है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्रेज है, उन सब्जेक्टों के बारे में जानकारी कॉलेज में आप 4 सालों में बहुत ले सकते हैं, क्योंकि वहां आपको एनवायरमेंट मिलेगा अगर आप वहां जाना चाहो। शायद हम वहां कहीं ना कहीं, मैं अभी भी देख रहा हूं, हम इंडियन स्टूडेंट पूरी, मैं सब आईआईटी से लेकर नीचे कॉलेज तक बता रहा हूं, वो गैप है हमारे यहाँ कुछ बच्चों को छोड़ के। तो हमें अगर कंपीट करना है वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर से, तो वो गैप 4 साल में हमें कम करना होगा। बस इंजीनियरिंग कॉलेज की ये कमी है। और तैयारी में मैं ये कहूंगा कि आप प्रेशर ना लें, जो भी बच्चे हैं, क्योंकि आप कितना जानते हैं बहुत कई बार महत्वपूर्ण नहीं होता। आपको उस 3 घंटों में आपको अपना बेस्ट देना होता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मेरे साथ भी कई बार हुआ था, कि आपका हाथ कांपने लग जाए, अरे ये मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, आप अपना बेस्ट दें। तो प्रेशर ना लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर के कारण हम जो सवाल हम जान रहे होते हैं उसका आंसर गलत लिख के चले आते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जानते हैं। मुझे ये पूछना है, जैसे आपने एनआईटी से बीटेक किया, तो बीटेक करने के बाद क्या क्या संभावनाएं खुल जाती हैं, कौन कौन से करियर के द्वार खुल जाते हैं? यस मैम, अगर मैं ब्रॉडर स्केल में बोलूं तो बीटेक करने के बाद बहुत बहुत रास्ते हैं। अगर आप उसी सब्जेक्ट में कुछ करना चाहते हो, तो ऑब्वियस आप उस सब्जेक्ट में 4 साल में इतना कुछ सीख जाते हो कि आप किसी भी, अगर जॉब करना चाहते हो उस तरह की कंपनियां, तो आप ठीक अच्छे कॉलेज से हो तो आपको बहुत ऑप्शन मिलते हैं इस कॉलेज में। फिर अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो आपके पास बहुत रास्ते खुल जाते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स के बाद अगर आप एकेडमिक्स या रिसर्च में जाना चाहते हो, तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस रिसर्च में है। पीएचडी है, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो उन्होंने वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से पीएचडी के, बस आपको पहचानना होगा आपको क्या करना है। वरना आप इंटरप्रेनर, आप जॉब करना नहीं चाहते, आप बिजनेस कुछ करना चाहते हो, तो आज इंजीनियरिंग कॉलेज के माहौल पिछले 5 साल में बदले हैं। आप कितने स्टार्टअप देख सकते हैं, वो हर कॉलेज में माहौल मिल रहा है। अब पढ़ाइयां होने लग गई हैं कॉलेजों में कि आप स्टार्टअप कैसे क्रिएट करो। तो आप रिसर्च में जा सकते हो, आप बेसिक जॉब करना चाहते हो, बेसिक जॉब कर सकते हो शुरुआत में। आप एमबीए कोई करना चाहते हैं
तो एमबीए के लिए भी बहुत माहौल है, आपको बच्चे वहां मिलेंगे, तो वो भी एक दायरा है। बस आपको डिसाइड करना होगा आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो, मार्केट किधर जाने चाहते हो, वो सारे आयाम खुलते हैं वहां से और आपको और मिलेंगे वहां लोग। तो ये तो बीटेक की बात होगी, और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आपने की है, उसमें क्या क्या स्कोप है? यस मैम, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप कहें वो सब्जेक्ट है, जब आज मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर यूज, घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना है, टेलीकम्युनिकेशन हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बहुत तरह के रास्ते खुलते हैं। जैसे सिस्टम्स बनाना, जिसमें मैं भी हूँ, आपका कोई भी सिस्टम हो, वेदर वॉशिंग मशीन, बड़ी मशीनरी, रोबोटिक्स, एलसीडी टीवी, जैसे मैंने काम किया एलसीडी टीवीज पे, तो उनकी डिजाइनिंग आप बोर्ड लेवल पे डिजाइनिंग होती है, आर्किटेक्चर लेवल पे डिजाइन होती है, नाउ चिप लेवल पे। इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है वीएलएसआई जिनको बोलते हैं, चिप, फैबलेस चिप। इंडिया में फैब नहीं बन पाया, पर फैबलेस चिप की वेरिफिकेशन और डिजाइन में बहुत काम हो रहा है, जिसमें कॉलकॉम, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंडिया में भी सेटअप तैयार किया है। जो भी बच्चे शायद वहां जाएंगे तो उनको 1-2 साल में वो नाम पता लगेंगे, बड़े बड़े कंपनी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा आयाम है। और इंडिया इसको, जो हम अभी बातें करें कि हम थोड़ा पीछे रह गए शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब हम अपने अड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी देशों से बातें करते हैं, इट्स द राइट टाइम कि बच्चे सब्जेक्ट में और इंडिया हब बने आगे 5 साल में। वो आपका मोबाइल से मेड इन इंडिया ही ना हो, अंडर डिजाइन भी हो, तो इंजीनियर तो चाहिएंगे। तो वो शायद मैंने कहा कि थोड़ी गैप रह गई है। कल के दिन जो जितने रोबोटिक्स प्रोडक्ट बने उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इंडियंस बनाए, और वो होगा 5-10 साल में शायद होगा अच्छा अच्छा, जब अच्छे बच्चे कॉलेज में आएंगे और वो आइडिया लेके आएंगे कि मुझे ये बनाना है, चाहे वो जॉब से बनाए, चाहे वो अपना स्टार्टअप से बनाए, पर वो डिफरेंस दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत संभावनाएं हैं, और कंप्यूटर साइंस जो भी है सब्जेक्ट है, सब में संभावनाएं हैं। दुनिया मर्ज हो गई है अब आप केमिकल साइंस वाले, मुझे लगता था, मैं जब कॉलेज गया था मुझे लगता था केमिस्ट्री है, केमिकल साइंस नहीं लेना, पर अब मैं देख रहा हूँ कि वो मैटलैब, ऐसे बहुत सारे टूल यूज कर रहे हैं जो मैं भी करता हूँ। तो दुनिया मर्ज हो गई है। मैं कुछ ऐसा डिवाइस बना रहा हूँ, कल शायद डायबिटिक के लिए कोई ऐसा डिवाइस बना रहा हूँ, उसमें केमिकल साइंस भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, उसमें कंप्यूटर साइंस भी है। शायद उन स्टूडेंटों को सपना देखना होगा 11वीं 12वीं से, और उसको पूरा करने के लिए अच्छा कॉलेज जाना होगा, और बिहार की भागीदारी जरूरी है। तो 11वीं 12वीं के जो बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए आपका सुझाव क्या होगा? मेरा सुझाव होगा कि आप जो भी 11वीं में जैसे स्टार्ट करते हैं, जो बच्चे 11वीं के जान रहे होंगे, कुछ चेंज आता है 10वीं के बाद, जैसे मैथ्स में या फिजिक्स में आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो थोड़ा 10वीं से अलग होता है, आपको एक साइंस के तरफ ले जाता है। पहले आप उसको बहुत अच्छे से समझें। एक टॉपिक, शायद वो, ये जरूरी नहीं है कि आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, ये जरूरी है कि आप एक किताब को कितनी बार पढ़ते हैं। और जब तक एक टॉपिक आप समझ ना ले, जो टूल है, बहुत मैथमेटिक्स और साइंस में कुछ टॉपिक्स टूल्स हैं, वो स्क्रू ड्राइवर है आपके, आपको उसको चलाना सीखना ही होगा। अगर आपने उस स्क्रू ड्राइवर को चलाना नहीं सीखा तो आप सोचोगे मैं मशीन खोल के ठीक कर दूंगा, तो वो खुल जाएगी पर मशीन बंद नहीं होगी। तो आपको उन सब्जेक्टों पे बहुत बारीकी से समय देना होगा, और डेली पढ़ने का, बहुत घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डेली अभ्यास करते रहना होगा। और कुछ आप बुक, अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो आप रेगुलर रहें। दूसरा, आप बेस्ट 3-4 बुक को ही, एक सब्जेक्ट में एक बुक को ही पकड़ें, उसको कंटिन्यू अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद आप उनके लेवल्स को, अपने कठिनाई लेवल को क्वेश्चन में बढ़ाते चले जाएं। तब जाके आईआईटी के प्रश्न को देखें कि मैं बनाऊंगा नहीं, सीधे आईआईटी के प्रश्न जना के फिर पीछे मत आइए। देन यू विल क्रिएट अ प्रेशर ओवर यू कि मेरे से आईआईटी का क्वेश्चन नहीं बन रहा, वो नहीं बनेगा। पहले आप धीरे 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 जाइए, और विद इन 3 मंथ आईआईटी का क्वेश्चन आप बना देंगे उस सब्जेक्ट का। आपको डायरेक्ट यूरोडॉप बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये, और प्रेशर नहीं, क्योंकि आप जब सब्जेक्ट सीखते हो तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट सीखना चाहिए। ये जो मैंने अपनाया, मैं बता रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट में मैं जब सब्जेक्ट सीखने की बात करता हूँ तो फिर मैं बहुत अच्छा करता हूँ। जब भी जिस सब्जेक्ट में मुझे प्रेशर होता है कि इंटरव्यू देना है, मुझे एग्जाम पास करना है, तो शायद मैं उसके टूल्स को अच्छे से सीख नहीं पाता। तो धैर्य रखिए, आईआईटी, एनआईटी, किसी भी कॉलेज का प्रेशर नहीं बनाइए। जो मैंने शायद 11वीं में था, 12वीं में था, मैंने किया, वो अच्छे अच्छे बच्चे भी हो जाते हैं। 12th में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, बट इतना प्रेशर आ गया था मेरे के ऊपर, अरे नहीं निकलेगा तो क्या होगा, दुनिया कुछ नहीं कहेगी, गिव योर बेस्ट। आप जो सब्जेक्ट बना रहे हो उस क्वेश्चन को बेस्ट दें, उस समय आपका धर्म यही है।
शायद बच्चे 11वीं का ना समझे, वो आज नहीं तो 4 बार बाद समझेंगे। जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसको पूरा बेस्ट दीजिए, फिर कोई कोटा वाला भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। ये सच में बहुत अच्छी बात आपने कही। बच्चे इसे आप अच्छे से सुन लें, क्योंकि आपको एक किताब कई बार पढ़ना है रादर देन कि कई किताब थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ये बहुत ही नुकसान करेगा। तो एक किताब को हम बार बार पढ़ेंगे, जब हम पूरी तरह से समझ जाए तब हमारा जो कदम दूसरी किताबों की हो जाएगा, उसके बाद ही फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें, और इससे शायद कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और जैसे डिस्ट्रैक्शन, अभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, इसके लिए आप क्या कहेंगे शशि? क्योंकि आपके समय में उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। यस मैम, ये बहुत, ये शायद सबसे बेहतरीन प्रश्न है ये। बाकी चीजें तो ठीक हैं, पर हम जो डिस्ट्रैक्शन, हमने जितनी हमें सुविधाएं मिली उतना डिस्ट्रैक्शन भी मिला है। तो डिस्ट्रैक्शन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, जैसे एक विवेकानंद का कोट है कि आप कोई भी खराब काम एक अच्छे काम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कुछ भी करने के लिए आपको अच्छा काम है कि आपको डिसिप्लिन होना होगा, कि अगर आपको लगता है कि मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं और आपका लक्ष्य है कि बेहतरीन आपको कुछ करना है अपने फील्ड में, देश किसी भी सोच में, तो आपको वहां डिसिप्लिन होना होगा। और डिसिप्लिन सबसे कठिन काम है, शायद मैंने अपने जीवन में मैंने पीछे जितना सीखा सबसे ज्यादा टफ होता है डिसिप्लिन होना। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको थोड़ा सा टफ होना ही होगा, डिसिप्लिन होना होगा। चाहे आपकी कितनी भी अच्छी चीजें हों, आपको कितनी भी लुभाने वाली चीजें दिख रही हो, आपको उससे दूर रहना होगा। मतलब वो बोलते हैं कि वो दिमाग में डोपामाइन, उस केमिकल को बहुत उतना नहीं बढ़ने देना है कि वो पढ़ाई से ज्यादा कोई चीज अच्छी लगे। उस समय आपका एजुकेशन ही आपका ध्येय होना चाहिए, और वही लड़के अच्छे कर रहे हैं। मैं बहुत लड़कों के टच में हूँ एक्चुअली। मुझे स्टूडेंट से बातें करना, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना मैंने बहुत किया है, पिछले कॉलेज के बाद से भी जुड़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी जॉब से नहीं रहा। तो मैंने देखा जो बच्चे बहुत फोकस्ड हैं वो ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, इवन इंटेलेक्चुअल बच्चे से। आपका इंटेलेक्चुअल एक लेवल तक ही है, वो इट इज वन ऑफ वेरिएबल। अगर आप फंक्शन लिखे, आपका फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिसिप्लिन होना कि मुझे 4 घंटे पढ़ने, चाहे वो आज वो मार्वल की कोई मूवी आ जाए, चाहे वो कुछ भी बेस्ट आए, पर मेरा उस दिन की पढ़ाई नहीं खत्म होनी चाहिए। डे टू डे बेसिस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए, शायद ये मैंने लंबा बोल दिया, बट आई थिंक यही एक उपाय है। डिसिप्लिन होना आपको होगा डेली बेसिस पे। नहीं, असल में चूंकि जिस समय शशि आपने पढ़ाई की थी उस समय इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो एक तरफ जब ऑनलाइन बच्चों को एम्पावर्ड बना रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारे बुक्स वहाँ अवेलेबल हैं, दूसरी तरफ एक डिस्ट्रैक्शन भी है कि अभी कुछ व्हाट्सएप में आ गया, अभी कुछ इंस्टाग्राम में आ गया। तो ये डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आप ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये जरूरी है कि बच्चे डिस्ट्रैक्टेड ना हो, तभी जाकर गोल तक पहुंच सकते हैं। आपने ये बहुत अच्छी बात कही, और बच्चे आप भी नोट कर लें, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है और फोकस नहीं है, और एक और बात जो शशि भैया ने आपसे कही कि आपको फोकस्ड होना होगा, डिसिप्लिन होना होगा, इंटेलिजेंस तो दूसरी बात है, लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं तो आप एवरेज भी हैं तो भी आप क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल। और कोई भी सोशल मीडिया, आई थिंक 11वीं के बच्चों को जरूरत नहीं है। तो मैं उन बच्चों से भी कहूंगा कि अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है तो कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी ऐसी बात, भारत माता की जय 4 साल बाद भी लिख सकते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे या अपने फेसबुक पे, तो तब भी भारत माता जय रहेगी। पर अभी जरूरत नहीं है, आपको अपने स्टेटस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप स्टेटस अननेसेसरी, इतना दिमाग हमारा भी होता है। तो ठीक है, अब हम कर सकते हैं, ठीक है, वो एक नया आयाम है एक समय के बाद। पर आप जिस समय स्टूडेंट हो उस समय कोई स्टेटस की जरूरत नहीं है वर्ल्ड में, और जिस दिन आपका अच्छा रिजल्ट आएगा वो खुद ब खुद स्टेटस बन जाएगा आपके दोस्तों के साथ। डोंट ट्राई टू बी मेक स्टेटस ओवर योर व्हाट्सएप। मतलब सोशल मीडिया से जितना ज्यादा दूरी बनाए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा करियर के लिए। या मुझे लगता है स्टूडेंट्स को कोई भी जरूरत नहीं है, नॉट इवन 1%। अगर कोई तैयारी कर रहा है उनको 1% भी जरूरत नहीं है। अगर उनके पेरेंट्स को कुछ जरूरत है वो कॉल कर लेंगे, मैसेज कर देंगे। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की 1% की जरूरत नहीं है। हाँ, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तब आप बनाओ, आप दोस्त बना सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो, आप जुड़ सकते हो। पर जब तक, अगर यहाँ स्पेसिफिक बात करूं किसी बेहतरीन अच्छे जगह जाने के लिए, तो आपको इन चीजों से दूर रहना होगा। और वो बहुत ईजी है, अगर आप उनसे जुड़ोगे नहीं तो दूर रह पाओगे। पर आप सोचोगे मैं 8वीं 9वीं 10वीं में जुड़ जाता हूँ, 11वीं में छोड़ दूंगा, तो नहीं होगा।
और ये पेरेंट्स को भी सोचना होगा कि मैं 8वीं में इनको देखना होगा कि वो समय बच्चा की शायद मानसिक स्थिति वो नहीं है, वो जुड़ेगा, उसे आनंद आएगा, तो 8वीं 9वीं 10वीं में उसे इन सब से जोड़ा ना जाए, तो उससे आदत ही नहीं पड़ेगी उसको। शशि, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ना बेनिफिट करना है हमें, क्योंकि हमारे ये जो मैम, बच्चे मैं जैसे ये मैंने जो बच्चों को जनरली देखा है कि वो मतलब एक चीज बताऊं, जो प्रेशर में दो चीज बहुत होती है। एक उस सब्जेक्ट को शायद कुछ लोग इंजीनियरिंग का हम बता रहे हैं, पर कई लोग इंजीनियरिंग में जाना भी नहीं चाहते हैं, तो उन बच्चों को पहले से पता होना चाहिए मैं इंजीनियरिंग में जाऊं या नहीं जाऊं। ये बड़ा बिहार में बड़ा है कि सबको इंजीनियर बनाना है, ये जरूरी नहीं है शायद। शशि, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को उन विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो आप क्या बच्चों को समझाएंगे कि उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना चाहिए? यस मैम, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बात कहूंगा जो मुझे सुन रहे हैं, कि सबसे पहले आप खुद से ईमानदार हो कि यस आपको साइंस लेकर आगे इंजीनियरिंग करनी है कि नहीं। ऐसा नहीं है जो साइंस लेते हैं वही बेस्ट है वर्ल्ड में। अगर आप लिटरेचर, अगर बाकी चीजों में जाना चाहते हो तो आप उधर भी जा सकते हो। अगर आप अपने से ईमानदार हो और आपको लगता है कि नहीं ये मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली फिर आपको जाना चाहिए। तो और पढ़ाई का तरीका जो मुझे लगा बेहतर यह है कि अगर आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा बॉर्डर एस्पेक्ट पे देखोगे तो चीजें आसान होंगी। जैसे जो भी 11वीं के बच्चे हो, 12वीं के बच्चे हो, मैं उनको समझाना चाहूंगा कि अगर आप कैलकुलस पढ़ते हो मैथ्स में, अगर आप वेक्टर पढ़ते हो मैथ्स में, और उसी को आप जब फिजिक्स में ले जाते हो, तो वही कैलकुलस जब आप एक्सेलेशन बनाते हो, तो एक्सेलेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अगर आप समझते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको फिजिक्स में बहुत वहां जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप फोर्स को जानते हो और आप वेक्टर समझा अपने गणित में, तो आपको उस फोर्स में जब वो वेक्टर को लगाते हो तो वहां ज्यादा ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ टूल्स जो मैंने पहले भी कहे थे, जो बेसिक टूल्स हैं, कई बार वो बहुत बच्चे दिक्कत करते हैं, वो कोटा के हो कहीं के हो, उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कड़ी है साइंस के बीच में। और आपने फिर एक चीज को अगर आपने फोर्स समझ लिया, तो वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स हो, चाहे वो कोई चार्ज फोर्स क्रिएट कर रहा हो या दूसरे तरफ के फोर्स है, वो आप उसको देख पाओगे। अगर आप मोशन समझते हो क्या है, तो आप मोशन समझ पाओगे। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो तो आप बाकी फील्ड भी समझ पाओगे। तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि जो आप पढ़ रहे हो उसको कम्प्रिहेंसिव में तुरंत सवाल बनाने की जरूरत पे ना जाए कि मुझे आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, वो नहीं पर्पस सॉल्व करेगा। आप उस फील्ड को समझे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फिर आप। दूसरा, जो बच्चे ज्यादा गलती करते हैं कि बाकी तीनों सब्जेक्ट को बराबर समय देना चाहिए। शायद मैंने भी यही गलती की। मुझे मैथ्स और फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, मैं पढ़ता रहता था, शायद केमिस्ट्री ना दी। जब मैंने आईआईटी दी तो मेरे मेंस में आईआईटी केमिस्ट्री में ही कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, और वो गलती शायद मेरी ही थी जो मैंने उसको बैलेंस नहीं किया। तो मैंने पहले भी कहा था, तीनों सब्जेक्ट को आपको बराबर समय देना है, और कुछ जो टूल्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट के बराबर, उन टूल्स को आपको बेहतर समझना होगा। जैसे आपने गणित में अगर आपने कैलकुलस को अच्छे से समझा, तो वो आपको फिजिक्स में जब आप फील्ड पढ़ेंगे, जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, तो आपको वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आने लगेंगे इक्वेशंस। देन यू टॉक इन द मैथमेटिक्स। क्योंकि जब आप साइंस पढ़ते हो तो आपको मैथमेटिक्स में बात करनी होती है, इक्वेशंस पे बात करनी होती है, तब आप कोटेशन पे बात नहीं कर सकते। तो आपको देखना है कि आप पहले कोटेशन वाले सब्जेक्ट पसंद करते हैं कि इक्वेशन वाले। अगर आप इक्वेशन वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप इंजीनियरिंग में जरूर जाइए, और फिर फील कीजिए इक्वेशंस में। एक जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, बच्चे जो 8वीं 7वीं 9वीं दो हैं, वो फंक्शन पढ़ते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कई बार आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि फंक्शन होता क्या है। और आज आप देखोगे कि जो बच्चे, छोटे बच्चे भी हैं, कोविड का देखते हैं, किसी का भी देखते हैं, उसको इक्वेशन से समझाया जाता है, एक ग्राफ से समझाया जाता है। पर आप वो इक्वेशन को और ग्राफ को समझते हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे वो आपको जरूरत पड़ती रहेगी। तो वो अभी समय है कि आप उस पर ध्यान दें, जिस भी सब्जेक्ट क्लास में है आप। और 11वीं 12वीं में थोड़ा सा उसको लुब्रिकेट करके एग्जाम पर्सपेक्टिव में डालिए कि हाँ मुझे ये समझना है, उसके बाद उसके एग्जाम कैसे बना, क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। और फिर अपनी स्पीड बढ़ानी रहनी है कि आपको 2 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको कितने रफ्तार में करना है, कितनी गलतियां कम करनी है। वो कुछ नियम एग्जाम्स के होते हैं कि कितना कट ऑफ मिनिमम लाना, तो पहले आपको वो सब्जेक्ट को वार करना है जो आप अच्छे हैं टॉपिक्स पे, फिर उनसे वैसे टॉपिक्स जो जिसमें आपको थोड़ी कठिनाई होती है, तो एग्जाम वाइज में वो आप 2 साल में जब खूब तैयारी करोगे तो आपको ये पता चलेंगे। तो शायद वो
लय जोड़ के रखना होगा आपको वो टूल्स और सब्जेक्ट के बीच में, और बाकी तीनों सब्जेक्ट को बराबर समय दें। और फिर हर डिसहार्टनिंग नहीं होना, धीरे 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 अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते रहिए। आप टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, आपका बुक से टेस्ट देते रहिए, अपने आप को सब्जेक्ट पे एवेल्युएट कीजिए, फिर एक सीढ़ी ऊपर जाके उसको इंप्रूव कीजिए। शायद वो हम गलती, कई बार गलती, या तो अपने आप को इवेल्युएट नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते हम कैसे हुए। अगर हम देखते हैं कि हाँ हम थोड़े खराब है तो डर जाते हैं कि हमसे तो ना होगा। तो हमें अपने आप को देखना भी हम कहाँ पे हैं और सुधार भी करना है। अगर हमें फर्स्ट फ्लोर जाना है तो सीढ़ियां चढ़नी होंगी सारी, तो वो तो लगातार सुधार से ही चढ़नी होगी। हमें ना नीचे से डरना है कि अभी नीचे क्यों है, और बीच में आ जाए तो ये भी नहीं सोचना है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, फिर ऊपर ही जाना है, उसके लिए इंप्रूवमेंट करनी है। तो सब्जेक्ट को अगर आपको लगाव है, जो मैंने देखा है, जो मैं अब कोशिश करता हूं, जब मुझे जिस सब्जेक्ट से लगाव, वो सीखने में बहुत आसान हो जाता है। तो बेसिक्स पे खूब ध्यान दें, उनके सब्जेक्ट तो जिंदगी भर काम आएंगे। मैं बहुत लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, बड़े बड़े कॉलेज के, चाहे वो इंडिया के हो, बाहर के हो। मैं सिंगापुर में काम कर रहा हूँ। जो मैंने 10वीं में जो बिहार में बेसिक गणित पढ़ी थी, आज भी वो मेरा स्ट्रांग होल्ड है। आज भी वो अंक मुझे काम आते हैं, आज भी वो मेरी कैलकुलेशन मुझे फायदा करती है। तो अब जहां है उसको बेहतर ढंग से समझे। तो ये मेरा सजेशन होगा जो भी ये देख रहे हैं ना। ये सच में आपने इतना विस्तार से बच्चों को बताया कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। मुझे लगता है बच्चे इससे बहुत फायदा उठाएंगे, और जैसा कि आपने बताया, और जो सच में सीरियस बच्चे हैं, बहुत ही सिंसियर हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो आपको जरूर फॉलो करेंगे। एनआईटी के दौरान कोई एक बहुत ही रोमांचक कोई अनुभव रहा क्या? कुछ सब तरह के रहे मैम, अच्छे भी बुरे भी। कभी ऐसा हुआ है कि आपको वहां जाने के बाद ऐसा फील हुआ हो कि अगर इस तरह से तैयारी करके आते तो ज्यादा अच्छा था? शुरुआत में रहा, जब मेरा आईआईटी नहीं हुआ, तो वो पर्सनल है। जब मेरा आईआईटी नहीं हुआ और मेरा कट ऑफ एक नंबर से नहीं रहा, तो मुझे बड़ा, जब जिस दिन मुझे रिजल्ट पता लगा आईआईटी का, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि केमिस्ट्री, मेरे टीचर ने कहा था केमिस्ट्री चलते, बस तेरा किस्मत में लिखा हुआ था, ये नहीं हुआ फिजिक्स मैथ्स में। तो देन वो शुरू में मैं बहुत डिसहार्टनिंग था। फिर लाइफ में कुछ दिनों के बाद आपको लगता है डजंट मैटर आप क्या करना हो, बहुत बड़ी बात नहीं थी वो। बच्चों को इतना प्रेशर कर दिया जाए कि आईआईटी जाओगे तो जीवन है। ठीक है, आप कहीं भी पहुंच जाओ, जीवन मतलब आप जहां हो वो एंजॉय करो, वो लाइफ है। ये शायद कॉलेज में ही सीखा मैंने। शशि, आप बिल्कुल बिहार के बेगूसराय शहर वाले हैं और वहाँ से आपकी पढ़ाई होती है एनआईटी दुर्गापुर, जहाँ पे हिंदी का माहौल भी नहीं है। तो ऐसे में आपको कठिनाई हुई थी कुछ वहाँ एडजस्टमेंट में? यस मैम, अगर मैं 10वीं तक हिंदी मीडियम से था, 11वीं 12वीं इंग्लिश मीडियम में रही, पर वो सिर्फ सब्जेक्ट पे था। जब मेरे जैसे कई बच्चे जब कॉलेज में गए, तो यस, काफी दिनों तक ये हिंड्रेंस रही कि आपको वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है जो अदर, काफी दिनों तक नहीं, शायद इंटरव्यू तक रही। कुछ इंटरव्यू में शायद मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ कि एट दैट टाइम माय कम्युनिकेशन वाज नॉट दैट गुड। पर और पर ये है कि अगर आप कुछ सीखना चाहो तो वो आप सीख सकते हो। पर मैं अभी जो भी बच्चे देख रहे होंगे, मैं उनको ये बताऊंगा कि अब वो दुनिया चेंज हो गई है पिछले 15-20 सालों में। तो आज आप इंग्लिश को बहुत हवा ना लेके पैरेलल सीखते रहें। आपकी शब्दावली बेहतर होनी चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा बोलना सीखो स्कूल में, चाहे वो बेगूसराय का बच्चा हो, चाहे वो छपरा का बच्चा हो, 2 लाइनें किसी से बात कर सकता है। तो वो एनआईटी से शुरुआत करने से अच्छा है जो हमने किया, वो आज ही कर दो आप, जिस क्लास में भी हो। और वो बहुत ईजी होगा, तब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मुझे याद है जब बस ये अच्छा था कि उस समय मैं अकेला नहीं था। मेरे जैसे सैकड़ों नॉर्थ इंडिया से लड़के थे जो क्लास में क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछते थे कि हमें सब्जेक्ट आता था, पर इंग्लिश में पूछना होगा। तो कौन कौन ये सरदर्द ले कि पूरी एक लंबी सी लाइन बोलनी है हमें अंग्रेजी में। फिर हमने छोटे छोटे ग्रुप बनाए। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो दिल्ली के, जिसमें बेहतर इंग्लिश जानते, तो वो हमने ग्रुप बनाए, हमें कमरे में कम्युनिकेट करते थे आपस में एक दूसरे में। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि बिहार में, बेगूसराय में टिपिकल, आप पीपल को पीपुल बोलते हो, ठीक है, पीपुल ऑफ इंडिया। तो वो पीपुल ऑफ इंडिया को पीपल बनाने के लिए मेरे दोस्त ने बहुत मेहनत की था, पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो बहुत कुछ आपके जीडी में बोलना होता था। तो वो पीपुल को पीपल बनाया, वो हमने मेहनत की। बहुत ऐसे वर्ड थे। उससे पहले बिहार में वैल्यू बोलते हैं, तो वैल्यू को वैल्यू बनाया हमने। तो वो चीजें भी वहां सीखी, और शायद बहुत बार मजाक भी बना। और मैं कभी, और जो भी बच्चे देख रहे हो, कभी डिसहार्टनिंग ना हो, उस मजाक को भी इंजॉय करे कॉलेज में। वो मेरे मजाक पे मैं भी बहुत हंसा हूं,
रैगिंग के दौरान। और तो वो बहुत मजेदार था, वो जर्नी बहुत मजेदार थी जिसमें हमने वो चीज सीखी। और अभी मैं कहूंगा उन बच्चों को कि वो यहीं से शुरुआत कर दें, जहां पे हैं आज बहुत बुक पढ़ें। आप साइंस के साथ भी कोई ऐसा लिटरेचर अच्छा पढ़ सकते हैं जो आपको आनंद दे। 15 मिनट, आधा घंटा कोई अच्छी बुक पढ़ें। बहुत ऐसी लोग हैं जो आपको मोटिवेशन देंगे। विवेकानंद ने लिखा है, बहुत ऐसी बुक है जो मैं बहुत अब पढ़ता हूं। आप पढ़ सकते हो, उसकी 4 पन्ने ही पढ़ें, आपका वोकैब अच्छा होगा, आप शायद बेहतर स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे। तो वो भी एक पैरेलल एलिमेंट अपने लाइफ में डालें, कुछ पढ़ना, कुछ बजाना, कुछ लिखना। ठीक है, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप कुछ उसमें एलिमेंट डालोगे तो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी नहीं निकलेगा। तो वो बस इंग्लिश ने थोड़ी कठिनाई दी हमें, पर सही। वो एंजॉय करने। जो भी परेशानी हो उसको बहुत एंजॉय करते हुए उससे आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वो मैंने तो पर्सनली मैं बहुत मतलब उन चीजों को रोकता नहीं हूँ, मुझे ठीक ठीक लगता है वो। क्योंकि आपको हर चीज एट द एंड लाइफ में सीखनी ही होती है। एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा एलिमेंट है, भगवान ने बनाया है जिसको छोटी छोटी, अगर वो चलेगा नहीं तो चलना भी नहीं सीख पाएगा। पंछी उड़ना सीख जाते हैं, हमें सीखना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी टेंशन ना ले। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, शायद हम मेरा बहुत झुकाव नहीं था इंग्लिश इंग्लिश में, बट कुछ बच्चों ने जिनको एमबीए निकालना था, ठीक है, उनको एमबीए जाना था, वो प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे फर्स्ट ईयर में, जो मेरे से भी खराब इंग्लिश थी, उन्होंने आईएम्स निकाला फाइनल ईयर में। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉलेज में, जिनको एक बेसिक वर्ड की समझ नहीं थी फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में उन्होंने आईएम में भी रैंक निकाला। शशि शर्मा जी, आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छे सुझाव दिए और बच्चे बहुत ज्यादा लाभान्वित भी हुए। आपने बहुत ही विस्तार से उनको बताया कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, बेसिक्स में किस तरह से स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना चाहिए। इतने विस्तार से बच्चों को समझाने के लिए और हमारे बुलाने पे आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बातें स्टूडेंट्स तक पहुंचे, और मैं सारी बेस्ट विशेज उन्हें देता हूं। और एक ही बात कहता हूं, कुछ भी हो दिल छोटा नहीं करने का। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है
तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है।
ये तो बहुत अच्छा है टीचर। लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards।